गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा अपने 2025 के लिए हिंदी का मोस्ट वायरल पेपर जो है आपका डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ये पता हो कि आपका पेपर किस पैटर्न में आएगा और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको अच्छी तरह से तैयार करके ही बोर्ड के एग्जाम में जाना चाहिए था। आज हम लोग क्लास 12 का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि इस साल आने की जिसके चांस सबसे ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम। कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा जो संपादित पत्र है उसको किसने लिखा था? हिंदी प्रदीप, ये प्रताप नारायण मिश्र का नहीं, ये बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया था बेटा। किसके द्वारा लिखा गया था हिंदी प्रदीप? बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है ब्राह्मण। ब्राह्मण पत्रिका की बात की जाए तो ये बेटा लिखा गया था किसके द्वारा? प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। तो ब्राह्मण पत्रिका है जो कि लिखी गई थी किसके द्वारा? प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका को 27 वर्ष की आयु में लिखा था। कितनी वर्ष की आयु में लिखा था बेटा? ये सब याद रखना, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि ब्राह्मण पत्रिका का संपादक प्रताप नारायण मिश्र ने किस उम्र में किया था? तो 27 वर्ष की उम्र में किया था। कब किया था? तो 15 मार्च 1883 से उन्होंने इसका संपादन स्टार्ट किया था या प्रारंभ किया। तो प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन 27 वर्ष की आयु में 15 मार्च 1883 से चालू किया था। अगर हम बात करें बेटा सरस्वती पत्रिका, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखी थी। ये किन्होंने संपादित की थी बेटा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। मर्यादा की बात की जाए तो ये कृष्णकांत मालवीय द्वारा संपादित की गई थी। किसके द्वारा बेटा? कृष्णकांत मालवीय द्वारा संपादित की गई थी। देखिए यहाँ से कोई भी क्वेश्चन उठ सकता है। यहाँ पे हमसे पूछा प्रताप नारायण मिश्र, कल के दिन पूछ सकता है कि बताइए बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्र कौन। तो ये सारे मैंने पत्र लिख दिए हैं। तो हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, सरस्वती महावीर प्रसाद और मर्यादा कृष्णकांत मालवीय। ब्राह्मण के विषय में याद रखना, ब्राह्मण जो पत्र है आपका 27 वर्ष की आयु में प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा था, और वो स्टार्ट कब से किया गया था इसका संपादन? तो 15 मार्च 1883। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए क्या कह रहा है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? जो बाण भट्ट है उसकी आत्मकथा किसने लिखी थी? तो बाण भट्ट की आत्मकथा लिखी थी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किन्होंने लिखी थी बेटा? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और याद रखना बेटा, बाल भट्ट की जो आत्मकथा है यह एक आपका ऐतिहासिक ग्रंथ है। इस बात को भी याद रखना, एक ऐसा ग्रंथ है बेटा, ऐतिहासिक ग्रंथ है हमारा एक। ठीक, इस बात को भी याद रखना। वहाँ 4 ऑप्शन देगा, पूछा जाएगा इनमें से कौन सी आत्मकथा या कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो याद रखना बाणकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के फूल, अशोक के फूल किस विधा की रचना है? कहानी है? कहानी तो नहीं है, अशोक के फूल कहानी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, संस्मरण है? संस्मरण भी नहीं है, उपन्यास भी नहीं, निबंध है। अशोक के फूल जो है ये हमारा क्या बेटा? एक निबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार है। भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है ये आपसे पूछा जाए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास, प्रताप नारायण मिश्र। तो याद रखना बेटा, भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है बेटा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इन्होंने कब लिखी थी इस रचना को? तो सन 1875 में। 1875 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नाटक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इनमें से गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? तो याद रखना बेटा, इनमें से कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, मतलब कौन सी ऐसी विधा है जहाँ पर हम लोग काल्पनिक प्रसंगों को नहीं लिखते हैं? तो वो है आत्मकथा। आत्मकथा जिसकी भी हम लोग लिखते हैं बेटा, उसमें उसके जिसके विषय में लिखते हैं उसके जीवन की सच्ची घटनाओं को लिखा जाता है। तो यहाँ पर कोई काल्पनिक प्रसंग नहीं लिखा जाता। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल की रचना। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना कौन सी है? पद्मावत, सूरसागर, रामचंद्रिका या चांद का मुंह टेढ़ा होना। ये चांद का मुंह टेढ़ा होना। तो याद रखिए बेटा, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना कौन सी है बेटा? पद्मावत है। कौन सी है बेटा? पद्मावत। आधुनिक काल कब से कब माना जाता है बेटा? आधुनिक काल का समय सीमा है 1500 से लेकर बेटा 1945 तक, ईस्वी तक के समय को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आधुनिक काल बोलते हैं। आधुनिक काल कौन से समय को बोला जाता है? तो 1500 से लेकर 1945 ईस्वी तक का जो समय है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा आधुनिक काल। आधुनिक काल में जो पद्मावत रचना है, कौन सी बेटा? पद्मावत। ये हमारा लिखा गया था 1540 ईस्वी में। कब लिखा गया था बेटा?
1540 ईस्वी में लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी बेटा? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई थी। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई थी। ठीक, और किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये भी याद रखना बेटा कि अवधी भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी बेटा? अवधी भाषा में लिखी गई थी। ठीक, अगर हम बात करते हैं बेटा यहाँ से सूर सागर की, किसकी बात करते हैं बेटा? सूर सागर। तो ये हमारी आधुनिक काल के रामचंद्र का भी नहीं है, चांद का मुंह टेढ़ा ये भी नहीं। तो याद रखना बेटा कि ये सारी रचनाएं मैंने आपको बता दी कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना किसको मानते हैं? तो आधुनिक काल की रचना मानी जाती है बेटा पद्मावत को। किसको मानते हैं? पद्मावत को। और आधुनिक काल कब से कब माना जाता है बेटा? 1500 से लेकर 1945 ईस्वी तक के समय को हम लोग आधुनिक काल कहते हैं। पद्मावत को लिखा किसने था बेटा? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। किस भाषा में लिखा था? तो आधुनिक भाषा में, वो अवधी भाषा में लिखा था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिऔंध का पूरा नाम क्या है? हरिऔंध का पूरा नाम जगन्नाथ दास है, अयोध्या प्रसाद, नाथूराम, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो हरिऔंध का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? छायावाद की मुख्य विशेषता है, छायावाद की मुख्य विशेषता कौन सी है? प्रकृति चित्रण, युद्ध वर्णन, यथार्थ चित्रण, या फिर भक्ति प्रधानता। तो याद रखना बेटा छायावाद की मुख्य विशेषता है प्रकृति चित्रण। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकृति के सुकुमार कवि कहा गया है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसको कहा गया है? रामधारी सिंह दिनकर को, जयशंकर प्रसाद को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, या सुमित्रानंदन पंत को। तो प्रकृति का सुकुमार कवि हम लोग किसको कहते हैं बेटा? सुमित्रानंदन पंत को कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा? सुमित्रानंदन पंत को कहते हैं। नेक्स्ट, तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के संपादक कौन है? गजानन माधव मुक्तिमोद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती। तो याद रखना बेटा तार सप्तक के संपादक थे अज्ञेय जी, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये आपके बेटा 10 बहुविकल्पी क्वेश्चन हो गए, इनके सबके मैंने आपको आंसर बता दिए। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे बोर्ड में पूछा जाता है 10 नंबर का बेटा। एक गद्यांश दिया जाएगा और उससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे एक गद्यांश दिया गया है बेटा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो एक गद्यांश होगा, उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पांचों क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, टोटल 10 नंबर का होगा। 2 गद्यांश होंगे, उनमें से किसी एक को करना है। जैसे पहले गद्यांश को पढ़िए, यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती है। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहे और कहीं भी इनका प्रयोग नहीं किया जाए तो उनके पीछे के उद्देश्य पर भी कुठाराघात होगा। पर भी क्या होगा बेटा? कुठाराघात होगा। ठीक, अब देखिए अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो पहली बात देखिए याद रखना, जो भी आप लिखना उसको संकेत में लिख देना। उसको किस में लिखेंगे बेटा? हम लोग थोड़ा सा संकेत में जरूर लिखेंगे। जैसे हमारा पहला है बेटा, तो हमने लिख दिया प्रश्नोत्तर नंबर 3। क्या लिख दिया बेटा? प्रश्न नंबर संकेत, यदि यह डॉट 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 कुठाराघात होगा। तो यदि यह डॉट 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 कुठाराघात, शुरू के 2 अक्षर और लास्ट के 2 अक्षर लिख देना है, संकेत बना देना है कि आप कौन से गद्यांश की बात करें। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि हम इस गद्यांश की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या है उनकी बात कर लेते हैं बेटा। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है, कि जो गद्यांश आपने पढ़ा ये किस पाठ या किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह का नंबर डालेंगे बेटा। गद्यांश के पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अगर आप इतना लिखते हैं तो आपके 2 नंबर यहाँ से कन्फर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की क्या करना है बेटा? व्याख्या करना है। तो ध्यान से पढ़िए बेटा, रेखांकित अंश क्या है बेटा आपका? रेखांकित अंश ये, यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रही तो भाषा गतिशील नहीं होती। बस इतना, जिसके के अंदर रेखा खींची गई उसको आपको व्याख्या करना है। तो देखिए इसकी व्याख्या कैसे करेंगे हम लोग बेटा। हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। हेडिंग क्या पड़ेगी बेटा? रेखांकित अंश की व्याख्या। और इसको देखिए पढ़िए, लेखक के अनुसार भाषा तभी तक अपनी उपयोगिता को बनाए रखती है जब तक उसमें नवीनीकरण गुण बना रहे। यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होगी। बस इतना आपको लिख देना है, इसके पूरे 2 नंबर आपको मिलेंगे वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? बड़े क्वेश्चन नंबर
कुठारा घाट का आशय स्पष्ट कीजिए। तो कुठारा घाट का अर्थ है कुल्हाड़ी के प्रहार की भांति घातक होना, कुल्हाड़ी के प्रहार की भांति घातक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, भाषा का सीधा संबंध किससे है? तो देखिए जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे सारे क्वेश्चन के आंसर आपको गद्यांश में ही मिलेंगे। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है, भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। भाषा का सीधा प्रयोग किससे है बेटा? भाषा का सीधा प्रयोग और जनता से। तो हम लिख देंगे भाषा का सीधा संबंध प्रयोग और जनता से, बस इसके 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लेखक के अनुसार नए शब्दों के प्रयोग न किए जाने पर क्या परिणाम होगा? तो लिख देंगे बेटा, लेखक के अनुसार नए शब्दों का प्रयोग न किए जाने पर, नए शब्दों का प्रयोग न किए जाने पर तो उनके पीछे के उद्देश्य का कुठारा घाट हो जाएगा। उनके पीछे का जो उद्देश्य है उसके साथ कुठारा घाट हो जाएगा। इतना लिखेंगे आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, इसलिए मैं दोनों गद्यांशों को करा देता हूँ। वहाँ कोई एक ही गद्यांश करना है और जिस भी गद्यांश को आप करेंगे उसका संकेत जरूर पहले लिख देना। दूसरा गद्यांश पढ़िए क्या कह रहा है बेटा, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना की कल्पना संभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र। ये एक गद्यांश दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम, तो हम सबसे पहले संकेत लिखेंगे बेटा, मातृभूमि पर पुत्र है। मातृभूमि पर पुत्र है तो लिख दिया मातृभूमि पर डॉट 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 पुत्र है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है शीर्षक का नाम और लेखक का नाम। तो गद्यांश के पाठ का शीर्षक का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। गद्यांश के लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश कौन सा है? पृथ्वी माता है और सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। पृथ्वी का पुत्र है। तो ध्यान से देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलित रूप से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्र का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है। पृथ्वी पर जन का निवास होता है तभी पृथ्वी मातृभूमि कहलाती है। जब तक पृथ्वी किसी भूभाग में निवास करने वाले मनुष्य वहाँ की भूमि को अपनी सच्ची माता और स्वयं को उस भूमि का पुत्र नहीं मानते तब तक राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। ये इसकी व्याख्या हो गई बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक के अनुसार राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? लेखक के अनुसार राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? देखिए इसको पढ़िए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, मात्र में निवास करने वाला ये पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो की कल्पना असंभव है। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? कि पृथ्वी तो हो पर मनुष्य ना हो। तो हम यही लिख देंगे, लेखक के अनुसार राष्ट्र की कल्पना मनुष्य के बिना असंभव है। बस 2 नंबर इसके भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, पृथ्वी और जन मिलकर किसकी रचना करते हैं? तो यहाँ पर साफ साफ लिखा बेटा, पृथ्वी और जन दोनों ने सम्मिलित होकर या एक साथ आकर के राष्ट्र का स्वरूप संपादित करते हैं, राष्ट्र का स्वरूप का निर्माण करते हैं। तो इसी को लिख देंगे यहाँ पर बेटा, पृथ्वी और जन मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी किसके कारण मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? पृथ्वी किसके कारण मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? ये लिखिए, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। याद रखना कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका आंसर गद्यांश को पढ़कर आप नहीं निकाल सकते। गद्यांश को ध्यान से पढ़िएगा, शब्द मिला लीजिए। जैसे यहाँ पूछा पृथ्वी किसके कारण मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, ये लिखा, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। इसी को पढ़ लिख देंगे बेटा, लेखक के अनुसार जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। बस इतना लिखेंगे, 10 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हमारा बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, कुछ इस प्रकार से है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। बेटा एक 2 पद्यांश दिए जाएंगे, प्रत्येक में 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसी एक गद्यांश को करना होगा, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल 10 नंबर का ये भी क्वेश्चन होता है। पहले के अध्याय को पढ़िए क्या कह रहा है बेटा, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वासना, तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित वह हो, गोद ले शांति खोना, होठों की लौ कमल मुख की मैलनताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसेला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। ये आपको देखिए एक पद्यांश दिया गया है। क्वेश्चन पढ़िए क्या क्या है। पहला क्वेश्चन,
उपर्युक्त कविता का शीर्षक और कवि का नाम। सबसे पहले संकेत लिखेंगे कि हम किस कविता की बात करें, क्योंकि एक कविता ये दी है और एक कविता ये दी है, तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आप किस कविता की बात करें, तो संकेत लिख देंगे। लज्जाशील भूतांगना को, तो लिखेंगे बेटा लज्जाशील पथिक डॉट 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 भूतांगना को, ये संकेत हो गया, ये बता रहा है कि हम इस कविता की बात कर रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या था बेटा आपके पास, उपर्युक्त गद्यांश सॉरी उपर्युक्त कविता के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, तो लिखेंगे बेटा कविता का शीर्षक है पवन दूत का, कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश कौन सा है बेटा, ये है, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। अब देखिए इसकी व्याख्या करना है, तो हेडिंग डाल देंगे बेटा हम लोग रेखांकित अंश की व्याख्या। हेडिंग क्या पड़ेगी, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग पड़ जाएगी। तो अब देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय कहते हैं कि हे पवन, यदि तुझे खेत में काम करने के कारण कोई कृषक बालिका थकी हुई दिखाई पड़े तो धीरे धीरे उसे छूकर उसकी थकान को मिटा देना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है बेटा, उपर्युक्त पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है। तो सबको पता है बेटा कि ये जो महाकाव्य है कौन सा है बेटा, प्रिय प्रवास, तो लिख देंगे उपर्युक्त पद्यांश प्रिय प्रवास महाकाव्य का अंश है। 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कृषक ललना और भूतांगना शब्दों के अर्थ लिखना है। तो कृषक ललना का अर्थ होता है बेटा खेत में जो दिखे, भूतांगना का अर्थ होता है स्त्री। नेक्स्ट, नायिका पवन से लज्जित महिला के प्रति कैसा आचरण अपनाने के लिए कहती है। तो लिखेंगे राधा पवन को समझाती है कि तुझे मार्ग में यदि कोई ब्रजवास ब्रजभूमि की लज्जाशील महिलाएं दिखाई दे, अतः तुझे उसका मान सम्मान करते हुए ही आगे बढ़ना है। तू कहीं अपनी चंचलता का प्रदर्शन करते हुए उसके वस्त्रों को उड़ाकर उसके कोमलांगों को अनावृत मत कर देना। ये आपका इसका पूरा का पूरा आंसर हो गया। अब इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो इसके पूरे आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। अब वहां पर तो आपको कोई एक सॉल्व करना है बेटा, लेकिन मैं यहाँ पेपर करा रहा हूँ तो मैं दोनों कराऊंगा। अगला पढ़िए बेटा क्या है, समर्पण लो सेवा का सार सृजल सुश्रुति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत विकार, बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। अब देखिए पहला क्वेश्चन, उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम। उससे पहले संकेत अपने से लिख लेना है, समर्पण लो सुंदर खेल, समर्पण लो सुंदर खेल, तो यहाँ लिख देंगे बेटा समर्पण लो डॉट 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 सुंदर खेल। अब पहला देखिए क्या कह रहा है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो पद्यांश का शीर्षक का नाम है श्रद्धा मनु, कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश कौन है, बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी यह बेल। ये अपने से कर लेना और जो भी इसका बेटा आंसर होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इसका आपने सही व्याख्या किस तरह से की है। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, उसमें आप इसको जो भी इसका आंसर लिखेंगे वो मुझको आपको प्रोवाइड करा देना है। व्हाट्सएप नंबर है आपका बेटा 6390499232। इस नंबर पे इसके रेखांकित अंश की आप व्याख्या करके मुझको देना, मैं आपको चेक करके बता दूंगा सही है कि नहीं। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। यह पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है, ये जो पद्यांश हम पढ़ रहे हैं ये किस महाकाव्य का अंश है। देखिए ध्यान से, यह पद्यांश कामायनी महाकाव्य का अंश है। किसका बेटा, कामायनी महाकाव्य का अंश है। कामायनी महाकाव्य का क्या है बेटा, अंश है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, समर्पण लो सेवा का सार सृजल संस्कृत में कौन सा अलंकार है। देखिए आपको पता है कि जब कहीं पर एक ही अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान से पढ़िए इसको बेटा, स से सा कितनी बार सा शब्द की पुनरावृत्ति हुई, अगर किसी एक अक्षर की पुनरावृत्ति बार बार होती तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो लिख देंगे बेटा समर्पण लो सेवा का सार सृजल संस्कृत में अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है बेटा, अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति और उत्सर्ग शब्दों का अर्थ लिखिए। संस्कृति और उत्सर्ग शब्दों का अर्थ लिखना है। तो देखिए संस्कृति का अर्थ होता है संसार और उत्सर्ग का अर्थ होता है न्यौछावर या त्याग देना। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों के नाम लिखना है, अधिकतम 80 शब्दों में। तो 3 नंबर का साहित्यिक परिचय और 2 नंबर की उनकी कृतियां होंगी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो आज हम लोग बात करेंगे बेटा वासुदेव शरण अग्रवाल की। किन की बात करेंगे? वासुदेव शरण अग्रवाल के। कि इनका आपको साहित्यिक परिचय किस तरह से लिखना होगा अगर वहां आपसे बोर्ड में पूछा जाता है। देखिए, जब आप वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय लिखेंगे उससे पहले उसका एक शॉर्ट संक्षिप्त में वर्णन कर देना है। जैसे जन्म 7 अगस्त 1904, जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश, उपाधि पीएचडी डीलिट, भाषा पौड़ और परिमार्जित खड़ी बोली, प्रमुख रचनाएं पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि, वाग्धारा, कल्पवृक्ष। शैली विचारात्मक एवं व्यथात्मक। मृत्यु 27 जुलाई 1967 में। इतना आपको इंडेक्स बना देना है पहले। अब आप हेडिंग डालेंगे बेटा साहित्यिक परिचय। हेडिंग क्या डालेंगे बेटा? साहित्यिक परिचय। और उसको किस तरह से लिखेंगे ध्यान से देखिए। साहित्यिक परिचय हेडिंग हो गई। अब आप लिखेंगे, डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षण, केंद्रीय पुरातत्व विभाग की संचालकता और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। कुछ समय तक वे काशी विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के भी अध्यक्ष रहे। डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। इन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक तथा पौराणिक साहित्य के मर्म का उद्घाटन किया और अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन भारतीय इतिहास को प्रमाणित रूप प्रस्तुत किया। वे अनुसंधाता, निबंधकार, संपादक के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे। तो ये आपका पूरा हो गया बेटा क्या? साहित्यिक परिचय। अब उन्होंने कहा कुछ इनकी कृतियां लिखी हैं, तो कृतियां हेडिंग डाल के ही आप लिखिएगा बेटा। कृतियों में पहले निबंध संग्रह, तो इनके कुछ प्रमुख निबंध हैं, पृथ्वीपुत्र, वाग्धारा, भारत की मौलिक एकता, माता भूमि, कल्पवृक्ष, कला और संस्कृति आदि। शोध पाणिनि कालीन भारत पर इन्होंने शोध किया। अगर हम संपादन की बात करें तो जायसी कृत पद्मावत की जीवन शैली व्याख्या, बाण भट्ट की हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत जैसी अनेक भाषाओं का भी संपादन किया था, अनेक ग्रंथों का। अगर हम भाषा शैली की बात करें तो अग्रवाल जी की भाषा शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली है, जिसमें व्यवहारिकता, सुबोधकता और स्पष्टता सर्वत्र विद्यमान है। शैली के रूप में इन्होंने गौड़ेशात्मक, व्याख्यात्मक एवं उद्धरण शैलियों का प्रयोग प्रमुखता से किया है। बस इतना आप लिखेंगे तो आपको इसके पूरे के पूरे 5 नंबर आपको इसके दिए जाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन पढ़िए बेटा क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर खा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना। फिर से वही 80 शब्दों में 5 नंबर, 3 नंबर साहित्यिक परिचय, 2 नंबर रचनाओं का। अब हमको एक कवि के विषय में बताना है। किसके विषय में बताना बेटा? कवि के विषय में। तो देखिए कौन कौन से कवि हैं? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पत। किसी एक के विषय में बताना है। तो मैं आज आपको मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय लिख के बताता हूँ किस तरह से आपको लिखना है। तो देखिए थोड़ा सा साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचना करते। जो मैथिली शरण गुप्त थे राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचना करते थे, इसलिए महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। साकेत महाकाव्य के लिए इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद परिशोधित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। तो ये हो गया साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में उनको अपने जीवन काल में कौन कौन से पुरस्कार मिले इसके विषय में हमको बताना होता मुख्य रूप से। अब हम बात करते हैं कृतियों की। मैथिली शरण गुप्त जी ने 40 मौलिक ग्रंथ, काव्य ग्रंथों की रचना की थी। कितने बेटा? 40। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है, भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा आदि उल्लेखनीय। भाषा शैली तो मैथिली शरण गुप्त जी की भाषा सरल, सुबोध एवं परिष्कृत खड़ी बोली है। हिंदी साहित्य में स्थान तो मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी साहित्य के महान कवि, भारतीय राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके काव्य हिंदी साहित्य के अमूल निधि हैं। बस इतना लिखेंगे आप वहाँ से इसके पूरे के पूरे 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना, अधिकतम 80 शब्दों में। अधिकतम कितने बेटा? 80 में। तो आज हम लोग बात करेंगे बेटा पंचलाइट कहानी के सारांश की। किसकी बात करेंगे बेटा? पंचलाइट कहानी के सारांश की, उसको किस तरह से लिखना है। ठीक, देखिए पंचलाइट कहानी का सारांश। पंचलाइट रेणु जी की आचलित कहानी है।
कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। इन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंच लाइट कहते हैं, जिसको वो लोग क्या नाम देते हैं बेटा, पंच लाइट कहते हैं। पंच लाइट को ये सीधे साधे लोग, जो सीधे साधे गांव के लोग हैं, सम्मान की चीज समझते हैं। पंच लाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले, कि जो शुभ कार्य करने हम जा रहे हैं, पंच लाइट को जलाने जा रहे हैं, वो सॉरी पंच लाइट कह रहा हूँ, हाँ पेट्रोमैक्स को जो हम जलाने जा रहे हैं, उसके लिए आप पूजा पाठ की जो सामग्री है उसकी तैयारी करो, उसको एकत्रित करो। आगे सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंच लाइट जलाएगा कौन। जो पंच लाइट है, जिसको ये लोग पेट्रोमैक्स कहते हैं, उसको जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते, और गांव के जो सीधे साधे लोग हैं ये उस पंच लाइट को जलाना तक नहीं जानते हैं। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। इस टोली में गोधन नाम का एक क्या है बेटा, युवक है। वह गांव के मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है, और गांव में ही एक युवती है जिसका नाम है मुनरी, वह उससे प्रेम करता था। जिस बात को लेकर के जो मुनरी की माँ है वो पंचों से गोधन की शिकायत करती है। पंचों से उसकी क्या करती है, शिकायत करती है कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा था। तो इसीलिए पंच जब उसकी शिकायत सुनते हैं तो गोधन को बिरादरी से बेदखल कर देते हैं। मुनरी को यह बात पता थी कि गोधन पंच लाइट जला सकता था, और मुनरी को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि जो गोधन है वो पंच लाइट को जलाना जानता है। वह बड़ी चतुराई से इस बात को पंचों तक पहुंचाती है, और मुनरी इस बात को किसी न किसी तरह से बड़ी चतुराई पूर्वक पंचों के कानों तक पहुंचा देती है कि आपके समाज के एक व्यक्ति गोधन है जो इसको जलाना जानता है, इसको जलाना जानता है। पंच गोधन को पुनः बिरादरी में लेते। इस बात को सुन करके पंच तुरंत उसको कहाँ ले लेते हैं बेटा, अपनी बिरादरी में वापस ले लेते हैं। वह पंच लाइट को जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काफी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन की निमंत्रण देती है, और इस बात से जो मुनरी की माँ थी जिसका नाम था गुलरी, वो भी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है और गोधन को अपने घर में शाम के भोजन के लिए निमंत्रण दे देती है। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं। पंच भी इस बात से बहुत खुश होते हैं कि पंच लाइट को वो जला दिया, कि तुम्हारे साथ खून माफ खूब गाओ सलीमा का गाना, कि अगर तुम साथ खून भी कर दोगे तो अब वो माफ है, और तुम खूब गाओ सलीमा का गाना, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं होगी। पंच लाइट की रोशनी से लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाने लगते हैं। अब उस रोशनी में लोग भजन कीर्तन चालू करते हैं और उत्सव मनाने लगते हैं। कहानी का कथानक सजीव है, सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं की वाड़ी देने में रेणु जी सामर्थ्य रहे। इस कहानी का आंचलिक जीवन के सजीव झांकी प्रस्तुत की गई। बस इतना लिख देना है आपको, यहाँ से पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे बेटा, कि आपका जो पंच लाइट कहानी उसका सारांश क्या है। अब देखिए अगला। अब आपको अगर पंच लाइट नहीं है तो आप ध्रुव यात्रा की भी लिख सकते थे, अगर ध्रुव यात्रा नहीं है तो बहादुर की भी लिख सकते थे, किसी एक का लिखना है। तो हमने पंच लाइट कर दिया है, बाकी छोड़ दिया क्योंकि कोई एक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। पंच लाइट ओ सॉरी स्वपठित खंड काव्य के आधार पर, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए अधिकतम 80 शब्दों में। ये स्वपठित जो खंड काव्य होता है बेटा, हर जिले में अलग अलग चलता है। जैसे जो आपके कानपुर तरफ के होंगे वहाँ मुक्ति यश चलता है, अलग अलग जिलों में अलग अलग चलते हैं। तो इस तरह से सब क्वेश्चन आपको हर जिले के खंड काव्य का होगा, लेकिन आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करना है जो आपके जिले में खंड काव्य चलता है, जो आपके जिले में खंड काव्य क्या होता है, चलता है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुक्त यज्ञ खंड काव्य के नायक के चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डाली, या फिर मुक्त यज्ञ खंड काव्य के कथा वस्तु को अपने शब्दों में लिखना। तो जो बच्चे बेटा कानपुर के हैं, कहाँ के हैं, कानपुर है, फैजाबाद है, एटा है, जौनपुर है, मुरादाबाद है, ललितपुर है, इतने जिलों के जो लोग हैं उनको जो आपके सिलेबस में खंड काव्य कौन सा दिया गया बेटा, मुक्त यज्ञ दिया गया है। तो उनको इन दो में से कोई एक क्वेश्चन करना है। इन जिलों के बच्चों को, कानपुर, फैजाबाद, एटा, जौनपुर, मुरादाबाद और ललितपुर के बच्चों को, या तो आप जो मुक्त यज्ञ खंड काव्य के नायक है उसके चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, या उसकी कथा वस्तु को लिखिए। तो मैं आज को आपको ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी सब मैंने करा रखे हैं। आप हिंदी की जब प्ले लिस्ट खोलेंगे तो वहाँ पर सारे वीडियो मिल जाएंगे, और अगर आपको नहीं मिलते तो बेटा आप इस नंबर पर 7880960882 इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, मैं यहाँ से आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो नायक की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। तो देखिए आप कैसे इसको करेंगे।
सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बेटा मुक्ति यक्ष खंड काव्य के नायक का चारित्रिक विशेषताएं। तो मुक्ति यक्ष काव्य के आधार पर गांधी जी के चारित्रिक विशेषताएं निम्नवत हैं। सबसे पहली हेडिंग पड़ेगी प्रभावशाली व्यक्तित्व। सबसे पहली हेडिंग कौन सी पड़ेगी बेटा? प्रभावशाली व्यक्तित्व। गांधी जी का आंतरिक व्यक्तित्व बहुत अधिक प्रभावशाली है। उनकी वाणी में अद्भुत चुंबकीय प्रभाव था, और उनकी जो वाणी है उसमें अद्भुत चुंबकीय क्या था बेटा? प्रभाव था। सेकंड हेडिंग पड़ेगी सत्य अहिंसा के समर्थक। सत्य अहिंसा के समर्थक। तो लिखेंगे बेटा मुक्ति यक्ष में गांधी जी के जीवन के सिद्धांतों को सत्य, प्रेम और अहिंसा प्रमुख है। अपने इन तीन आध्यात्मिक शस्त्रों के बल पर ही गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार की नींव हिला दी थी। अपने इन तीन शस्त्रों के द्वारा, सत्य, अहिंसा और सामर्थक के दम पर ही उन्होंने अंग्रेजी सरकार, जो अंग्रेजी हुकूमत थी, उनकी नींव तक को उन्होंने हिला दिया था। अगली हेडिंग आप डालेंगे बेटा दृढ़ प्रतिज्ञा। तो मुक्ति यक्ष के नायक गांधी जी ने जो भी कार्य आरंभ किया है उसे पूरा करके ही छोड़ा है। वे अपने निश्चित निश्चय पर अटल रहते हैं। उन्होंने नमक कानून तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी तो पूरा भी कर दिखाया। प्रतिज्ञा ली थी, प्राण त्याग दूंगा पथ पर ही मैं, प्राण त्याग दूंगा पथ पर ही मैं, उठा सका मैं यदि ना नमक का कर। प्राण त्याग दूंगा पथ पर ही मैं, उठा सका मैं यदि ना नमक कर। लौट न आश्रम को आऊंगा, लौट न आश्रम में आऊंगा, जो स्वराज ला सका नहीं घर। तो गांधी जी कहते हैं कि प्राण त्याग दूंगा पथ पर ही मैं, इस रास्ते पे चलते हुए ही अपने प्राण त्याग दूंगा। अगर नमक पर जो कर लगाया गया उसको हटवा ना सका, उठा सका मैं यदि ना नमक कर, उठा सका या हटा सका, लौट न आश्रम में आऊंगा, तो मैं ऐसा नहीं अगर कर सका तो लौट के कभी भी आश्रम में नहीं आऊंगा। और जो स्वराज ला सका नहीं घर, और जो मैं अपने घर में, अपने देश में स्वराज को वापस नहीं ला सका तो कभी भी मैं अपने आश्रम में लौट कर नहीं आऊंगा। नेक्स्ट हेडिंग जन नेता। मुक्ति यक्ष के नायक गांधी जी संपूर्ण भारत के जनप्रिय, जन जन के प्रिय नेता थे। उनके एक संकेत मात्र पर ही लाखों नर नारी अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने को तत्पर रहते हैं। अगली हेडिंग लोका पुरुष। मुक्ति यक्ष में गांधी जी एक लोका पुरुष के रूप में पाठकों के सच समक्ष आते हैं। लास्ट हेडिंग बेटा समदृष्टा। तो गांधी जी सबको समान दृष्टि देखते थे। उनकी दृष्टि में ना कोई बड़ा था और ना ही कोई छोटा। छुआछूत को वो समाज का कलंक मानते थे। बस इतना आप लिख देंगे, पूरे आपको यहाँ से 5 नंबर दिए जाएंगे। बाकी अन्य जिलों के बच्चे बेटा अपने हिसाब से कर लेंगे। अगर आपको नहीं मिलते हैं वीडियो तो मुझको बता देना, मैं आपको अपने लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जा करके पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में बेटा। अगला क्या आपको तैयार करना है पेपर के हिसाब से, ये हो गया। ये सब अलग अलग जिलों के हिसाब से उनको आप पढ़ लेना सही से। ये हो गया, ये हो गया, आलोक व्रत हो गया, श्रवण कुमार वाला हो गया। अब आइए अगले में बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 का नंबर दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना। मतलब दो आपको संस्कृत के गद्यांश दिए गए हैं, किसी एक का हिंदी में आपको अनुवाद करना है संदर्भ सहित। तो 2 नंबर आपको संदर्भ के मिलेंगे और 5 नंबर आपको अनुवाद के मिलेंगे। टोटल 7 नंबर का क्वेश्चन होगा। देखिए पहले वाला क्या है बेटा, अस्य निर्माणता है मालवीय। तो हम लोग इसको पहले संकेत जरूर लिख देंगे कि हम किस गद्यांश की बात कर रहे हैं। तो हमने लिख दिया बेटा संकेत। हमने क्या लिख दिया बेटा, इसका संकेत लिख दिया कि ये हमारा संकेत हो गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। बोला जा रहा है संदर्भ सहित। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बेटा कि ये आपका महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बेटा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ के नृत्य जातकतम खंड से उद्गृत है या लिया गया है। यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है बेटा, इसका पूरे का आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, समय ताकि ज़्यादा ना लगे अनुवाद हिंदी में। इन्होंने हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षा से ही राष्ट्र और समाज में नव प्रकाश का उदय होता है। इसलिए भी मालवीय जी ने बनारस में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इनके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। इस महाज्ञान यक्ष में लोगों ने इन्हें पर्याप्त धन दिया। यदि उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता एवं श्री मालवीय जी की ख्याति की प्रतिमूर्ति के रूप में शोभामान है। विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने यह दिखा दिया कि साधारण स्थिति वाला भी वो महान उत्साह, विचारशीलता एवं पुरुषार्थ से असाधारण कार्य करने में सक्षम होता है। बस इतना लिखेंगे, पूरे 7 नंबर आपको दिए जाएंगे।
अगला देखिए क्या कह रहा है, उसको ध्यान से पढ़िए। अगला गद्यांश की अगर हम बात करते हैं, अगला है हंसराज आत्माना चित्तरुचिता है स्वामिकम प्रसार्थ नति तुमार दब ध्यान। ये है आपका बेटा, तो इसके भी हम संकेत लिख देंगे पहले। ये आपका हो गया संकेत। संदर्भ लिखेंगे इसका, प्रस्तुत गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा नामक पाठ से नृत्य जागतम खंड से लिया गया है। अब नृत्य जागतम नामक खंड से लिया गया है, तो देखिए अब इसका आप किस तरह से इसकी हिंदी में अनुवाद करेंगे उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि वह आए और अपने मनपसंद पति का चयन करे। हंसराज की पुत्री ने पक्षियों के समूह से दृष्टि डालते हुए मणि के रंग स्वरूप गर्दन तथा रंग बिरंगे पंखों वाली मोर को देखकर कहा, आज भी तुम मेरी शक्ति को नहीं देखती हो। यह कहकर मोर ने गर्व के साथ एवं लज्जा को त्याग कर पक्षियों के उस समूह में नृत्य करने लगा और नृत्य करते ही वह नग्न हो गया। इतना आपको लिख देना है, तो ये आपका इसका पूरा हिंदी में अनुवाद हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना। अब 2 श्लोक दिए जाएंगे, किसी एक का आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो 2 नंबर संदर्भ के और 5 नंबर अनुवाद के, टोटल 7 नंबर। पहला बेटा व्यतिस जाति चंद्रकांता, तो यहां तक हम संकेत लिख देंगे इसी तरह बेटा कि वैसी जाति से लेकर कि वैसी जति से लेकर के चंद्रकांता तक डॉट डॉट डॉट। संदर्भ अगर लिखेंगे बेटा, तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाष रत्नायन नामक पाठ से लिया गया। तो ये जो श्लोक है वो कहाँ से लिया गया बेटा, सुभाष रत्नायन नामक पाठ से लिया गया। हिंदी में अनुवाद, पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है, निश्चित ही प्रीति बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं करती। जैसे कमल सूर्य के उदय होने पर ही खिलता है और चंद्रकांता मणि चंद्रमा के उदय होने पर ही द्रवित होती है। बस इतना लिखेंगे, आपको यहाँ से पूरे 7 नंबर मिलेंगे बेटा। सेकंड क्या है, वज्रादपि कठोरापि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणा चेतांसी कोनु विज्ञातु महर्षि। अब देखिए इसको किसी एक को आपको करना है, लेकिन मैं यहाँ दोनों बता दे रहा हूँ। तो आप सबसे पहले लिखेंगे बेटा संदर्भ, तो संदर्भ हो जाएगा ब्रज्यादपि डाट 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 विज्ञात महर्षि। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के सुभाष रत्नायन नामक शीर्षक से आधारित है। ब्रज्यादपि कठोरापि, ब्रज्यादपि मतलब होता है ब्रज से भी, कठोरा राड़ी मतलब होता है कठोर, मृदुनी मतलब कोमल, कुसुम मदापी मतलब पुरुषों से भी। तो यहाँ पे बताया गया है बेटा ब्रज से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल असाधारण व्यक्तियों के हृदयों को कौन समझता है। ठीक है, लोकांतरण चेतांसी को ना विज्ञान महत्व। ठीक है, तो यहाँ पर आपका होता है लोकांतरण मतलब अलौकिक पुरुष को, चेतांसी मतलब हृदय को, विज्ञान विज्ञात महर्ति मतलब होता है हृदय समझने योग्य। तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे पुरुषों के हृदय को कौन समझता है, जो ब्रज से भी ज़्यादा कठोर और पुष्प से भी ज़्यादा कोमल हृदय वाले जो व्यक्ति असाधारण व्यक्ति होते हैं, उनके हृदय को कौन समझता है। ये आपका हिंदी में अनुवाद हो गया। तो इतना लिख देंगे तो आपको यहाँ से पूरे नंबर इसके मिल जाएंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उसको पढ़िए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। इनमें से क्या करना है बेटा कि आपको 4 दिए गए हैं, लेकिन किसी एक का अर्थ लिखना है और उसके अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग कर देना। मैं चारों बताऊंगा क्योंकि आपको वहाँ कोई एक करना है, लेकिन इन 4 में से कोई भी वहाँ आपको मिल सकता है। तो देखिए पहला है भीगी बिल्ला सॉरी भीगी बिल्ली बनना। भीगी बिल्ली का मतलब होता है डर जाना। क्या हो जाना बेटा, डर जाना। अब इसका वाक्य प्रयोग देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए भीगी बिल्ली बनना का मतलब होता है बेटा डर जाना। अगर हम वाक्य प्रयोग करें तो वाक्य हो जाएगा बेटा कि डाकुओं को देखकर सब भीगी बिल्ली बन गए। बस इतना करोगे बेटा, इसके पूरे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। 1 नंबर इसके अर्थ का और 1 नंबर इसके वाक्य प्रयोग का। हाथ पीले करना, अगला आपसे कह रहा है बेटा हाथ पीले करना। तो हाथ पीले करने का मतलब होता है बेटा शादी हो जाना या विवाह हो जाना। तो लिख लेते हैं बेटा शादी हो जाना, शादी हो जाना। अब इसका वाक्य प्रयोग करना है। अब इसका क्या करना है बेटा,
वाक्य प्रयोग करना है, तो वाक्य प्रयोग हो जाएगा रमेश ने अपनी बहन के हाथ पीले कर दिए, पीले कर दिए। रमेश ने अपनी बहन के हाथ पीले कर दिए। नेक्स्ट, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना, यानी कि करना, सही सही फैसला करना, सही सही फैसला करना, ये तो इसका अर्थ हो गया बेटा, सही सही फैसला करना। दूध का दूध और पानी का पानी करने का मतलब ये होता है। अब वाक्य प्रयोग देख लीजिए बेटा कि इसका वाक्य प्रयोग आप किस तरह से करेंगे। राजा सिकंदर, राजा सिकंदर ऐसा था कि वह दूध का दूध और पानी का पानी कर देता था, कर देता था, ये हो गया। आंखों का अंधा नाम नयन सुख, आंखों का अंधा नाम नयन सुख, तो ये है बेटा नाम विपरीत गुणों, नाम के विपरीत गुण होना, नाम के विपरीत, नाम के विपरीत गुण होना। ठीक है, आंख का अंधा नाम नयन सुख का मतलब है कि उसका जो नाम है उसके विपरीत उसके गुण होना, उसके विपरीत उसका क्या होना बेटा, गुण होना। अगर हम वाक्य प्रयोग की बात करें तो वाक्य प्रयोग देखिए इसका कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं बेटा। मोहन के घर संगीत के सारे उपकरण हैं, संगीत के सारे उपकरण हैं, लेकिन उसे संगीत का कोई ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। आंख के अंधे नाम नयन सुख जैसी बात है। ठीक है, तो मोहन के घर संगीत के सारे, लेकिन उसे संगीत का कोई ज्ञान ही नहीं है, तो ये वही बात है कि आंख का अंधा नाम नयन सुख। इतना आप करेंगे तो आपको यहाँ से पूरे 2 नंबर मिलेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है रमेश का संधि विच्छेद कीजिए। रमेश का आपको क्या करना है बेटा, संधि विच्छेद करना है कि रमेश में कौन सी संधि विच्छेद है। तो रमेश सबको पता है बेटा, रमेश कैसे बनता है, रमेश आपका बनता है रमा प्लस ईस से। किससे बेटा, रमा प्लस ईस से। बड़ा आ और जब बड़ी ई मिलती हैं तो आपस में बनाते हैं बेटा ए को। किसको बनाते हैं, ए को। तो ये हो जाता है रमेश, क्या हो जाता है बेटा, रमेश। तो रमा दस ईस से बन रहा है, और यहाँ पे कौन सी संधि बेटा, गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा इत युक्तम का संधि विच्छेद कीजिए। इत युक्तम की अगर बात करें तो इसका संधि विच्छेद होता है बेटा इत प्लस उक्तम, इत प्लस उक्तम, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उपाभवी का संधि विच्छेद कीजिए। आपको बेटा HW जो भी इसका संधि विच्छेद होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या है। नेक्स्ट है दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति एवं वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन करना है। दिए गए शब्दों में बताना है विभक्ति और वचन का विकल्प का। पहले 1 नंबर का क्वेश्चन है बेटा आत्मान शब्द की विभक्ति और वचन क्या है, कि जो आत्मान है ये किस विभक्ति का है और वचन क्या है। तैयार है ना बेटा, जो आत्मान ही है, आत्मान शब्द है उसकी विभक्ति कौन सी है बेटा, वो आपका सप्तमी विभक्ति का है और एक वचन शब्द है। आत्मान ही जो है सप्तमी विभक्ति का एक वचन। नेक्स्ट है नामनी शब्द में विभक्ति और वचन है। जो नामनी शब्द है इसमें विभक्ति और वचन कौन सा है, तो नामनी बेटा सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, सप्तमी विभक्ति का कौन सा है बेटा, एक वचन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, द्रव और द्रव्य। द्रव मतलब होता है बेटा तरल पदार्थ और द्रव्य मतलब होता है आपका धन, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दवा और दया, नहीं वो तो ऑप्शन ये हरि एवं हरय, हरि एवं हरय। तो देखिए ये आपको मैं HW दे रहा हूं बेटा, बताना है कि हरि का मतलब क्या होता है और हरय का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। तात, अगर हम बात करें टाट, तो टाट को हम लोग बोलते हैं बेटा ईष्ट मित्र। क्या बोलते हैं बेटा, ईष्ट मित्र, या इसी को बोलते हैं बेटा पिता। नेक्स्ट है बेटा तीर, तीर का मतलब होता है बेटा नदी का किनारा, नदी का किनारा, या इसी को हम लोग बोलते हैं तट।
कुल की बात करें बेटा तो कुल को बोलते हैं परिवार या खानदान। वहां पर कोई एक लिखना है, मैंने तीनों यहाँ बता दिए हैं बेटा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन करके लिखना है। ठीक है, आपको ये वाक्यांश पढ़ना, उसका एक शब्द लिखना है। जिसके भीतर की हवा का तापमान सम स्थिति में रखा गया हो तो उसको क्या कहते हैं बेटा, समतापी कहते हैं। पीने की इच्छा रखने वाला, जो व्यक्ति पीने की इच्छा रखता है उसको क्या कहते हैं बेटा, तो उसको कहते हैं पिपासु। उसको क्या कहते हैं बेटा, पिपासु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। आपकी पुत्री पद्मा बहुत बुद्धिमान है। ठीक है, बहुत बुद्धिमान है, तो ये इसमें यहाँ पे बुद्धिमान गलत लिखा। बुद्धिमान को इस तरह लिखना है, बुद्धिमान है। ठीक, कृपया करके मेरे घर पधारिए। कृपया करके मेरे घर पधारिए, कृपया मेरे घर आइए, आए, ये होगा। नेक्स्ट बेटा, कानपुर एक औद्योगिक नगर है, गलत लिखा है। औद्योगिक इस तरह से लिखना जाएगा, औद्योगिक नगर है। ठीक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रृंगार रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव बताते हुए उनका एक उदाहरण लिखना। अब यहाँ पर बेटा या तो करुण रस या तो श्रृंगार रस, किसी एक का स्थायी भाव बताना है और उसको आपका हिंदी में उसका उदाहरण भी देना है। उसका क्या करना है बेटा, उदाहरण को भी देना है। तो देखिए कैसे आप करेंगे इसको। इस क्वेश्चन में ध्यान देखिए, मैं आपको करुण रस की बात हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। करुण रस, तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक बेटा। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक। किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नष्ट हो जाने या न मिलने पर शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है, उसे करुण रस कहते हैं। उदाहरण है, हे मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इतना लिखेंगे, 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे बेटा। नेक्स्ट क्या है, अनुप्रास अलंकार अथवा उपमा अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण लिखना। मतलब किसी एक को लिखना, चाहे अनुप्रास को लिखिए चाहे उपमा को लिखिए। तो यहाँ पर मैं अनुप्रास को लिख देता हूँ बेटा। देखिए अनुप्रास में क्या लिखेंगे, जब काव्य या कविता के समान वर्ड बार बार आता है, जब किसी काव्य या कविता में एक वर्ड बार बार आता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, ता देख कितनी बार आया, तो स्पष्टीकरण, ऊपर युक्त काव्य पंक्ति में टा वर्ड की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट कर अब बेटा, दोहा छंद अथवा सोरठा छंद के लक्षण एवं उदाहरण लिखना है। या तो दोहा का लिखिए या फिर आप किसका लिखिए बेटा, सोरठा का लिखिए, किसी एक का लिखना है। तो यहाँ पर हम बेटा दोहा लिख लेते हैं। यहाँ पे किसके विषय में लिख लेते हैं, दोहा के विषय में। तो दोहा छंद में ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे आप बेटा। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। पहली बात याद रखना है, जो दोहा है वो एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। काव्य के जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा अंत में लघु या गुरु होता है, वहां पर दोहा छंद कहलाता है। दोहा छंद एक अर्धमात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 लघु गुरु होते हैं। ठीक, और यह दोहा छंद कहलाता है। उदाहरण के लिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गयो ना उबरे, मोती मानू चूर। स्पष्टीकरण, इस पद के प्रत्येक पहले और तीसरे पद में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं आता है, यह एक दोहा है। बस इतना लिख देंगे, आपको यहाँ से 2 नंबर इसके मिल जाएंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखना है। किसी दैनिक समाचार पत्र के लिए संपादक के लिए पत्र लिखना है जिसमें अपने गांव में फैल रही कोविड-19 संक्रामक बीमारी के प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी का ध्यान आकर्षित करना है। या फिर आप उसकी जगह पत्र लिख सकते हैं, अपने विद्यालय के कंप्यूटर खराब होने की समस्या के निवारण हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तो मैं यहाँ दैनिक समाचार पत्र वाला बता देता हूँ किस तरह से लिखना है, और संक्रामण बीमारियों से रिलेटेड एक पत्र वहाँ पूछा जाएगा 200%। सबसे पहले आप जब पत्र लिख रहे होंगे तो किस तरह से लिखेंगे बेटा, आप जिस कॉलेज में आपका सेंटर गया है वहाँ का नाम लिख देंगे, जेपीएस इंटर कॉलेज बबेरू। फिर जिस डेट को आप लिख रहे हैं एक लाइन छोड़ेंगे, फिर उस डेट को लिख देंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, लिखेंगे संपादक महोदया, अगली लाइन में अमर उजाला कोतवाली रोड बबेरू बांदा। इतना लिख देंगे। अब विषय किस विषय पे आप लिख रहे हैं तो लिखेंगे बेटा,
गांव में फैल रही कोविड-19 संक्रामक बीमारी के लिए। हम किसके लिए लिख रहे हैं बेटा? गांव में फैल रही कोविड-19 संक्रामक बीमारी के लिए। फिर एक लाइन छोड़ के हेडिंग डालेंगे महोदया, फिर एक लाइन छोड़ कर लिखेंगे मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने गांव में फैल रही संक्रामक बीमारियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे गांव पिंडारन में कोविड-19 नामक संक्रामक बीमारी अत्यंत तेजी से फैल रही है। अगर अभी इस पर ध्यान न दिया गया तो यह समस्या आगे चलकर गंभीर हो सकती है। हमें आशा है कि आप इस मुद्दे पर जल्द से जल्द ध्यान लेंगे और इस समस्या का निवारण के लिए ठोस कदम उठाएंगे। फिर यहाँ पर नीचे लिखना है भौदी और का खा गा लिख देना, नाम वहाँ नहीं लिखना आपको कॉपी में, बस इतना लिखेंगे। यहाँ से आपको पूरे 5 नंबर दिए जाएंगे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो कौन सा है बेटा? निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। 9 नंबर का है बेटा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की उपलब्धियां, या फिर इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता, या फिर मेरा प्रिय साहित्यकार, या फिर जलवायु परिवर्तन के कारण और परिमाण। तो मैं आपको यहाँ पर इंटरनेट की शैक्षिक योग्यता पर निबंध कैसे लिखना है उसको मैं बता दे रहा हूँ। 5 पूछे जाएंगे। एक और है बेटा, भारत में कृषि क्रांति। इनमें से कोई एक को लिखना है। तो हम लोग बात कर लेते हैं बेटा यहाँ पे कौन से की, इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता। तो देखिए जब भी आप किसी निबंध को लिखेंगे सबसे पहली जो आपकी हेडिंग होगी निबंध को लिखने में वो होगी बेटा प्रस्तावना। वो कौन सी होगी बेटा? प्रस्तावना। प्रस्तावना हो गई, लिखेंगे आज के युग में इंटरनेट की दुनिया में लोगों को इतना अधिक प्रभावित कर दिया है कि लोग ज्ञान प्राप्ति के अतिरिक्त खेलने, पढ़ने, संगीत सुनने, चित्रकारी करने तथा अपने अन्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इंटरनेट का सहारा लेते हैं। यह विज्ञान का एक चमत्कार लगता है जिसने संचार में गति एवं विविधता लगाकर पूरी दुनिया को परिवर्तित कर दिया है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा इंटरनेट के अंग। सूचना एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों को साझा करने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों से आपस में जुड़े कंप्यूटरों एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का समूह कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। और इसी कंप्यूटर नेटवर्क की विस्तृत नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। और इसी कंप्यूटर नेटवर्क का जो विस्तृत नेटवर्क है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इंटरनेट कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इंटरनेट कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी आपकी इंटरनेट का प्रसार। शीत युद्ध के दौरान सन 1969 में अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग में युद्ध की स्थिति में अमेरिका सूचना संसाधन के संरक्षण एवं आपस में सूचना को साझा करने का उद्देश्य से पहली बार कुछ कंप्यूटरों के एक नेटवर्क अपारनेट की स्थापना की गई थी। इसी संकल्पना के आधार पर अन्य कंप्यूटर नेटवर्कों का निर्माण हुआ जो आगे चलकर विश्व स्तरीय नेटवर्क इंटरनेट के रूप में तब्दील हो गया। अमेरिका में इंटरनेट से जुड़े लोगों की संख्या सर्वाधिक है जो पूरे विश्व की लगभग 20% है। भारत में ऐसे लोगों की संख्या 6 करोड़ से अधिक है। पूरे विश्व में इंटरनेट से जुड़ने वाले लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। पहले सभी प्रकार की सूचनाओं को साझा करना संभव नहीं था, लेकिन अब इंटरनेट के माध्यम से न केवल सूचनाओं बल्कि वीडियो का भी आदान प्रदान किया जा सकता है। इससे प्राप्त होने वाले लाभों के तहत यात्रा का टिकट बुक कराने से लेकर किताबों का ऑर्डर देने, अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन देने, अपने मित्रों से ऑनलाइन चैटिंग करने, हर प्रकार के परामर्श लेना आदि तक सम्मिलित है। नेक्स्ट बेटा हेडिंग पड़ेगी इंटरनेट की उपयोगिता। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत बीएसएनएल ने सन 1995 में की थी। जो भारत में इंटरनेट की शुरुआत की बात की जाए तो बीएसएनएल ने 1995 में की थी। अब एयरटेल, रिलायंस, टाटा इंडिकॉम, वोडाफोन जैसी दूरसंचार कंपनियां भी इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती हैं। पहले ईमेल के माध्यम से दस्तावेजों एवं छवियों का आदान प्रदान ही किया जाता था। अब ऑनलाइन बातचीत का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है और चैटिंग के माध्यम से हम किसी भी मुद्दे पर बहस कर सकते हैं। अब इसके माध्यम से न सिर्फ उच्च शिक्षा हासिल की जा सकती बल्कि रोजगार की प्राप्ति में भी ये सहायक साबित होता है। विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण एवं जनमत संग्रह इंटरनेट से द्वारा भली भांति किए जा सकते हैं। इंटरनेट की हानियां, अब इससे हमारी क्या क्या हानियां उसकी बात कर लेते हैं। तो इंटरनेट से कई प्रकार के लाभ हैं तो इससे कई प्रकार की खामियां भी हैं। इसके माध्यम से अश्लील दृश्यों तक बच्चों की पहुंच आसान हो गई है। कई लोग इंटरनेट का दुरुपयोग अश्लील साइटों को देखने और सूचनाओं को चुराने में करते हैं। इससे साइबर अपराधों में वृद्धि हुई है। इंटरनेट से जुड़ते समय वायरसों
एवं सुरक्षित फाइलों को नष्ट या संक्रमित होने का खतरा भी बना रहता है। इन वायरसों से बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग आवश्यक हो गया है। इन सब के अतिरिक्त बहुत से लोग इस पर अनावश्यक एवं गलत आंकड़े एवं तथ्य को प्रकाशित करते रहते हैं। अतः इस पर उपलब्ध सभी आंकड़े एवं तथ्यों को हमेशा प्रमाणित नहीं माना जा सकता। इसके इस्तेमाल के वक्त हम काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ती है। और लास्ट हेडिंग देखिए, पहली हेडिंग किसी भी निबंध को लिखने की होगी प्रस्तावना, और लास्ट हेडिंग होगी उपसंहार। तो उपसंहार देखिए क्या है। इस प्रकार इंटरनेट यदि ज्ञान का सागर है तो उसमें कूड़े कचरे की भी कोई कमी नहीं है। यदि इसका सही प्रयोग हो तो हमारी तीव्र गति से प्रगति होगी, और यदि इसका गलत प्रयोग हो तो कूड़े कचरे के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अतः आने वाली पीढ़ी में इसका सही उपयोग सिखाना आवश्यक है, अन्यथा बच्चों या कम आयु के युवा वर्ग के लिए यह दो धारी तलवार साबित हो सकती है। बस इतना आपको इस निबंध में लिखना है ताकि आपको पूरे के पूरे 9 नंबर मिल सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।